एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर, सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने वाला प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। पार्टनर मधुसागर शुद्ध देसी घी, मेरे परिवार में प्यार का स्वाद। मधुसागर शुद्ध देसी घी। इंडस्ट्रियल पार्टनर मैक्स प्रोज वेंचर्स इंडिया लिमिटेड। हेल्थ पार्टनर पारस हॉस्पिटल्स, पार्टनर्स इन हेल्थ। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन। प्रिंट पार्टनर आज समाज। वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस। सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना वापस आ गया है या फिर कोरोना गया ही नहीं। लॉकडाउन लगा, बहुत सारी समस्याएं हमने देखी। क्या लॉकडाउन समाधान था? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या अब जो परिस्थितियां बन गई हैं उनसे किस तरीके से उबरा जाए, इस सत्र में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी भी हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और हमारा सत्र इसी सवाल पर है, अगला सत्र, कि कोरोना वापस आया क्यों। इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह। आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी अतुल जी। और इस सत्र में हमारे मेहमान रहेंगे डॉक्टर कर्नल आर रंगा राव हैं, चेयरमैन हैं पारस सेंटर, पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम के। आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर रंगा, आप मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिएगा हमारे तमाम मेहमानों का। डॉक्टर ब्रह्मदीप हैं, सीएमओ हैं पलवल के। आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप जी। और डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, गुरुग्राम के सीएमओ हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे तीनों मेहमानों का स्वागत कीजिएगा। हमारे सत्र का नाम है कोरोना वापस आया क्यों, और सत्र की हम शुरुआत करते हैं। शुक्रिया सोनल। और डॉक्टर ब्रह्मदीप सीएमओ पलवल, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन दो मेहमान हमारे साथ हैं। एक बार फिर से मैं अतुल प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और साउथ हरियाणा अधिवेशन में हमारा मकसद है उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करना। और इस सत्र का जो मुद्दा है, जैसा मेरी सहयोगी सोनल ने बताया, कि कोरोना वापस क्यों आया। देखिए, कोरोना जब आया उस वक्त में यह सबके सामने सवाल था कि यह क्या है। और फिर इस पर चर्चा होती थी कि चलो अपने आप को बचाओ। सरकार ने लॉकडाउन लगाया, पूरी दुनिया में स्थिति क्या थी आपने देखा। और फिर उस बीच में इस बात पर चर्चा होती थी कि अच्छा, कोरोना आया है, वुहान से आया है और उसके लिए चीन दोषी है। अभी कौन दोषी है? इस वक्त क्या स्थिति है और कोरोना फिर से क्यों वापस आया, ये सवाल हमारे सामने है। डॉक्टर वीरेंद्र, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। सीएमओ साहब, सवाल इसी बात का है कि कोरोना वापस क्यों आया है और इसके लिए अब हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? वुहान को? सरकार पॉलिसी फिर से बदलने जा रही है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन बेसिक सवाल, ये कोरोना वापस क्यों आया है? पहली बात तो कोरोना वापस क्यों आया, मैं इस बात से ही सहमत नहीं हूँ। क्योंकि कोरोना कभी गया ही नहीं था। अगर आपको याद हो, हमेशा से एक बात कही जाती थी और बार बार हम बहस में भी जब भी शामिल हुए बात हुई कि जब तक कोरोना या कोविड का एक भी केस है तो कोविड रहेगा। क्योंकि एक केस, वही आप वुहान की आपने बात की, वुहान में एक पहला केस आया, वहीं से कोविड पूरी दुनिया में आया। तो अब अगर एक भी केस वो प्रदेश में रहे या देश में रहे या जिला स्तर पर रहे तो कोविड तो रहेगा। जब तक एक केस भी रहेगा, कोविड को आप खत्म नहीं कह सकते। तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि कोरोना वापस आया। कोरोना था और कोरोना कंटिन्यू रह रहा है। मैं अगर ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। कर्नल साहब, सवाल इस बात का है कि जिस वक्त कोरोना का जिक्र शुरू हुआ और जैसा सीएमओ साहब ने कहा कि गया ही नहीं था तो वापस कहां से आएगा, था यहीं पे। हमको लग रहा था कि अब चला गया है, इसलिए हम लापरवाह हो गए। आप पारस हॉस्पिटल में हैं कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पर, और तमाम ऐसे रोगी जो कि कैंसर इस तरीके से माना जाता है कि सबसे खतरनाक बीमारी और कोई इलाज नहीं है, एक आम धारणा होती है। उस बीच में जब कोरोना का जिक्र होता है और क से कोरोना और क से ही कैंसर, डर और बढ़ जाता है। आप लोगों के लिए क्या स्थिति है? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ठीक करूंगा। जी सर। जो एक विचारधारा है लोगों के मन में कि कैंसर कभी ठीक नहीं होता है, वो बिल्कुल गलत है। ये एक धारणा है, वही तो धारणा। नहीं, पर उस धारणा को सही करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने बताया लोग सुनेंगे तो उनके मन में ये नहीं होना चाहिए कि कैंसर का इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज है, कैंसर लाइलाज नहीं है। इलाज नहीं है, उसका इलाज होता है और ठीक भी होते हैं। तो ये तो जी। दूसरा का फेस करना पड़ रहा है। एक कोरोना
और दूसरा कैंसर। दोनों ही एक अपनी जगह पर खतरनाक भी हैं और दोनों का मिश्रण एक खराब था। जब ये शुरू हुआ था कोविड, उस समय ये माना गया था कुछ छोटा सा पेपर, छोटा सा इंफॉर्मेशन के ऊपर कि जिस कैंसर पेशेंट को अगर कोरोना इन्फेक्शन होता है उनमें मौत ज़्यादा होती है, उनकी आईसीयू की एडमिशन ज़्यादा होती है, और वो सिर्फ 12 पेशेंट के ऊपर था ये। और उस समय सब के सब कोरोना जब भी कोई कैंसर पेशेंट को होता था उनको बिल्कुल अलग रखते थे, कीमोथेरेपी कम दी जाती थी, ऑपरेशन नहीं हुआ। धीरे धीरे जब और इन्फॉर्मेशन आ गया है, कंप्लीट विचारधारा बदल गई है। अभी सभी सोसाइटी, सभी गाइडलाइंस एकमात्र बड़े अच्छे तरह से कहते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट जैसे पहले होता था अभी भी उसी तरह से होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, ज्यादा खतरनाक क्या है, कोरोना या कैंसर, या दोनों उतने ही खतरनाक है? ये धारणा भी लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सतर्कता क्योंकि हमने बरतनी बंद कर दिया, हमने मान लिया है, अब हाथ में सैनिटाइजर नहीं है। चल गया था कि घर से निकलेंगे तो सैनिटाइजर लेकर ही निकलेंगे, लेकिन अब नहीं है। क्या कोरोना तो ये अभी का प्रॉब्लम है, कैंसर तो शुरुआत से है जी। कैंसर की अगर मोर्टालिटी देखा जाए, क्योंकि हम लोग कोरोना को क्यों जी, उसकी डेथ रेट या मोर्टालिटी है 4-5-20% तक भी माना गया है कि एल्डरली, उससे हम डर गए। कैंसर की मोर्टालिटी कितनी होती है पहले साल में? 50%। आप बताइए आप कौन सा खतरनाक हुआ, कैंसर की कोरोना? सीधा आंसर देखिए भाई, डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि दोनों से ही आपको बचना है, तो किस तरीके से बचना है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो कि लाइलाज मानी जाती थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि आज ऐसा नहीं है। खुद वो तमाम पेशेंट को ठीक कर चुके हैं, खुद उनका जो इस वक्त तमाम लोगों का और भी ट्रीटमेंट चल रहा होगा उनको और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को भी वो मैसेज देते रहते हैं। तो सतर्कता होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। सीएमओ साहब, यहां पर अब पॉलिसी बदलने वाली है, सरकार पॉलिसी बदलेगी तो क्या वाकई एकदम से चला जाएगा कोरोना? क्योंकि सरकार अभी भी कह रही है, देश के प्रधानमंत्री अभी भी कह रहे हैं कि भाई 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बहुत सारी और सावधानियां आपको बरतनी है। लेकिन जब वैक्सीन आई उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि लोगों ने मान लिया है कि नहीं, अब तो सब सही हो ही जाएगा। तो उसमें ये पॉलिसी बदलकर क्या करना चाहती है सरकार और आप लोगों के लिए क्या निर्देश आया है? देखिए, 23 मार्च को अतुल जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, वो नई पॉलिसी 1 अप्रैल से जो इम्प्लीमेंट होने वाली है उसकी डायरेक्शंस जारी करी गई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए भी कहा कि 3 T's का पालन करना है। 3 T's में बेसिकली टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट। क्योंकि देखिए, अब मैं वापस वो बातें कहूँ, लॉकडाउन या कोई जनता कर्फ्यू या इस किस्म की चीज़ें संभवतः इकोनॉमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। लोकल रिस्ट्रिक्शंस हर स्टेट को एक डायरेक्शंस दे दी गई हैं। 23 मार्च को पॉलिसी में जो बातें बताई गई कि 1 अप्रैल से लोकल रिस्ट्रिक्शंस SOS या जरूरत के मुताबिक कोई भी स्टेट लगा सकती है। तो अभी आवश्यकता इस बात की है कि टेस्ट तो हमें करने पड़ेंगे लोगों को, क्योंकि एकमात्र तरीका यही है कोविड का जानने का, टेस्ट। और मैक्सिमम कोशिश की जाए कि RT-PCR किया जाए और इमीडिएटली उन लोगों को विदिन 24 to 36 आवर्स रिजल्ट दे दिए जाएं। कोशिश ये की जाए कि 24 घंटे के अंदर अंदर दे दिए जाएं और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो पॉजिटिव आते हैं उनके 80% कॉन्टैक्ट को हम विदिन 72 आवर्स आइसोलेट कर सकें, क्वारंटाइन कर सकें, और उनके भी आवश्यकता पड़ने पर सिम्टोमेटिक हैं तो उनके भी टेस्ट करवाए जाएं। और ट्रीटमेंट, देखिए जो केसेस हैं जिनको एडमिशन की जरूरत है, 95% केसेस तो वैसे ही होम आइसोलेशन में या उनको किसी दाखिले की जरूरत या एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनको एडमिशन की जरूरत है, अब हमने इतने दिनों में जो एक्सपीरियंस गेन किया है, ताकि हम मोर्टेलिटी देश में जो भी है वो 1% से कम रखी जा सके, जो WHO या ICMR ने निर्धारित की है। ये तो एक पॉलिसी का एक पार्ट है। जहाँ तक ये है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, वैक्सीनेशन एट प्रेजेंट एकमात्र ऐसा तरीका है जो कोविड की संक्रमण चेन को ब्रेक कर सकता है। इसलिए हम बार बार आह्वान करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं। और जो गाइडलाइंस फेज वाइज दी गई है, और अब आपको पता है कि 1 अप्रैल से तो 45 ईयर्स एंड अबव के लिए वैक्सीनेशन विल बी अवेलेबल, सबको अवेलेबल रहेगी। पहले जो कोमॉर्बिड की कंडीशन थी 45 to 60 के बीच में, वो भी हटा दी गई है। और ये इससे उम्मीद है कि वैक्सीनेशन आगे बढ़ेगी और यही संक्रमण रोकने में शायद सबसे अहम योगदान करेगा। और जो आपने एक बात कही, क्या सरकार की सिर्फ पॉलिसी नहीं, सरकार की पॉलिसी नहीं, लोगों का जो कोविड बिहेवियर है वो जो हम भूल गए, कंप्लीसेंसी आ गई है,
चाहे वैक्सीन की वजह से सोच के कि अब तो वैक्सीन आ गई हम सुरक्षित हो जाएंगे, या लोगों को ये लगना कि अब कोरोना इतना खतरनाक नहीं रहा। पॉलिसी बदलती रहेगी समय के हिसाब से, लेकिन माइंड पॉलिसी आपकी एक रहनी चाहिए व्यक्तिगत तौर पे आपको ये तीनों चीजें तो अपनानी ही पड़ेंगी आने वाले, क्योंकि कोई भी पेंडेमिक एक या साल के अंदर खत्म नहीं होता। यूजुअली आप कितने सालों से, सैकड़ों सालों से आप देखेंगे तो पेंडेमिक का दौर 2 साल मिनिमम, 2 से 3 साल रहता है। तो हमें ये बिहेवियर, कोविड बिहेवियर जिसमें आपका सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनना, ये तो अपनाना ही पड़ेगा। जी ठीक है। कर्नल साहब, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है जो कि ज्वलंत उदाहरण है। कोरोना पीरियड में ही खबर आई, और इसी हरियाणा से आई, कि एक कैंसर पीड़िता ही महिला थी, उन्होंने कोरोना को हराया। वो जीती कोरोना से। कैंसर से जूझ रही हैं अभी भी, लेकिन कोरोना से वो जीती। जिस वक्त ये खबर आई उस वक्त कई लोगों ने कहा कि ये शायद सही नहीं है, क्योंकि पहले से ही शरीर में कैंसर जैसा रोग, ऐसी बीमारी, और फिर ये खतरनाक वायरस जो कि वुहान से आया है, वो हो गया और ये ठीक हो गए, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। इस पर आप जरा विस्तार से बताइए कि आपके सामने इसके कितने केसेस थे और आप लोगों ने कैसे उसको डायग्नोस किया और कितनी उसमें सफलता थी? जब कोरोना शुरू हुआ था जी, उस समय ये माना गया था कि कैंसर पेशेंट को अगर कोरोना होता है तो उनका खत्म, बिल्कुल बिल्कुल माना गया था। बट जैसे जैसे हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आए हैं और खुद हमने पेशेंट देखे हैं, अब मेरे ख्याल से कम 60-70 पेशेंट कैंसर के, उनको कोरोना का माइल्ड से सीवियर इन्फेक्शन तक हुआ है जी। उनमें से अभी तक जो एक पेशेंट की डेथ हुई है वो भी कैंसर की वजह से, ना कि कोरोना की वजह से। कैंसर की वजह से। और एक पेशेंट है जिनकी कोरोना से डेथ हुई है। जी। 2 पेशेंट की डेथ हुई है। मेरे ख्याल से आंकड़े टोटल मेरे ख्याल 60 होंगे। जी जी। बहुत सारों को कैंसर से पहले, कैंसर के दौरान, कैंसर के बाद में कोरोना हुआ है, वो ठीक ठाक है। तो ये एक मानना शायद पूरा सही नहीं है कि कैंसर पेशेंट को अगर कोरोना होता है तो उसका तो बात खत्म हो गया, ऐसा नहीं। जी डॉक्टर साहब, सवाल ये भी है कि कोरोना से तो हम जूझ रहे हैं, वैक्सीन आ चुकी है, वो लगेगी, उसका परिणाम भी आएगा, लेकिन उस बीच में कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें कैंसर है, और मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं चूंकि आप उसके स्पेशलिस्ट हैं और आप लोग उस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। किस तरीके का बदलाव कैंसर के बीमारियों में आया है और किस तरीके से चेतना वहां पर होनी चाहिए आम लोगों में, क्योंकि कैंसर के कई स्वरूप होते हैं, अलग अलग तरह के कैंसर। कैंसर एक जीवन शैली रोग है। जी। जीवन शैली रोग का क्या मतलब? लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफस्टाइल डिजीज क्या? जिस तरह से हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, एक्सरसाइज करें या ना करें, ये सब का है। जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब जीवन शैली के रोग हैं। जी। कैंसर भी उसी तरह से जीवन शैली का एक रोग है। जी। फर्क इतना है, वो 10-12 साल में, 15 साल में आ जाते हैं। कैंसर को इन जीवन शैली के चेंज के बाद में 30 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं। जी। इतनी सी फर्क है। तो यानी कि जीवन शैली को में अगर बदलाव लाए हम लोग, तो कैंसर को हम लोग रोक सकते हैं। तो आप लोग इसके लिए मतलब ट्रीटमेंट के अलावा क्या कुछ प्रोग्राम्स भी चलाते हैं? वो कैंसर अवेयरनेस। जी। तो सबसे पहले सभी कोरोना की हम लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब कितने अच्छे तरह से बताए कोरोना बिहेवियर। जी जी। मैं उसी को एक्सटेंड करके मैं ये बोलूंगा कैंसर बिहेवियर भी एक है। कोरोना बिहेवियर तो पैंडेमिक, एपिडेमिक है, उस कंट्रोल, बट कैंसर उसको आप हर अमल करेंगे, आगे जाके हम लोग रोक सकते हैं। ये बचपन से चाहिए। जी। बचपन से चाहिए, जवानी में चाहिए, ताकि कैंसर की जो भी हमारे डाइट है, स्मोकिंग है, टोबैको है, तंबाकू और ये शराब है, इन्फेक्शन से, इन सब से अगर दूर रहें हम लोग, तो 60% ऑफ कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। जी। डॉक्टर वीरेंद्र, आपने बताया कि पॉलिसीज आएंगी, बदलाव होगा, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आज भी जहां तक मुझे जानकारी है कि गुड़गांव में ये अकेले 200 से ऊपर केस आए हैं। ये आप लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर पर, आपके लिए भी चुनौती है। इस चीज को मॉनिटर भी आप लोग लगातार कर रहे हैं। कमियां कहां पर दिख रही हैं जो कि एक प्रशासन के अधिकारी को भी महसूस हो रहा है और फिर भी आप लोग की लगातार कोशिश के बाद भी उस पर काम नहीं हो पा रहा है? और अब अगर यही रहा तो क्या लॉकडाउन की स्थिति दिखाई दे रही है क्या? जैसा पहले हमने डिस्कस किया या बहस में बात हुई आपसे, या पहले भी लॉकडाउन संभवतः अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले भी देश की इकोनॉमी काफ़ी प्रभावित हुई, और लॉकडाउन अब आप खुद ही मानेंगे कि लॉकडाउन इसका आंसर नहीं है क्योंकि अभी जहाँ से आपने शुरुआत की कि कोरोना वापस क्यों लौटा, तो मैं
इस मुद्दे पर तो नहीं कहूँगा, हाँ स्टेट अपना एसओएस डिसीजन ले सकती हैं। बहुत सी स्टेट्स ने जैसे नाइट कर्फ्यू स्टार्ट किया है और इस किस्म के फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन अभी जो पॉलिसी चेंज हुई है उसमें यही बात हुई है कि हम इमीडिएटली आइसोलेट करें, उस एरिया को हम माइक्रो कंटेनमेंट बनाएं। जहां पहले हमने 1 से 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर को हम कंटेनमेंट जोन बना रहे थे, जी जी, अब हमने 300 से 500 मीटर का एक पेरीमीटर बना दिया है कि सिर्फ उतने एरिया को कंटेनमेंट जोन। जी, लेकिन जो जरूरी चीज पहले थी वो और अब भी है वो यही है कि आपको अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको अपने आप को आइसोलेट करना है। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप क्वारंटाइन रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, परिवार का टेस्ट करवाएं। परिवार में भी जब तक पहले अगर आपको याद हो एक पिछले डिस्कशन में जब हमने किया था तो परिवार के लोग अगर टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट का इंतजार नहीं करते और वो अगर बाहर घूमने लग जाएं तो उससे ज्यादा खतरनाक और भयावह सिचुएशन नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तब जब तक आपको टेस्ट की रिपोर्ट या रिजल्ट नहीं मिल जाता आप अपने आप को कोविड पॉजिटिव माने, जब नेगेटिव हो जाए तब। और एक और चीज, कई बार इनिशियली पॉजिटिव नहीं आता, अगर आपको सिम्टम दोबारा डेवलप होते हैं तो आप 5 से 7 दिन के बाद आपको टेस्ट रिपीट भी करवाना पड़ सकता है। तो आइडियली आपको कोशिश करनी चाहिए, जो न्यू ईयर पॉलिसी आई है कि 7 डेज का एक आइसोलेशन क्वारंटाइन सभी को पालना करनी चाहिए। और पॉलिसी में जब से मैंने बात कही, हाँ अभी आप एक चीज देखेंगे कोविड के केसेस क्यों बढ़े, हमने एक बात ये कही तो हर बार पॉपुलेशन में एक डिफरेंस है जो हमने नोट किया। मैं आज संभवतः आपके सामने डिस्क्लोजर कर रहा हूँ कि आज गुड़गांव में हम 201 बार दोबारा से पार करने जा रहे हैं। अच्छा, तो जहाँ केसेस हम 20 से नीचे आ गए थे, ऐसा दिन भी था जिस दिन हमारे पास ओनली सिर्फ 12 केस थे, एक दिन में 12 केस, उस स्थिति में हम आ गए थे। और आज शायद एक बार फिर वापस वही मई जून में जैसे 200 केस थे तो हम वापस वहीं पर आज 250 के आसपास जा सकते हैं। लेकिन आप ये चीजें देखेंगे, अब एक दूसरी पॉपुलेशन एक्सपोज हो गई है। कैसे? वो जो बहुत से लोग जो हमारे बुजुर्ग थे या हायर मिडिल क्लास लोग थे, जो लोग घरों में रहे थे, अब वो लोग पॉजिटिव आने लगे हैं क्योंकि अब वो बाहर निकल रहे हैं। तो अब बात तो वही हुई ना, बात वही लॉकडाउन करना, और अब हर अलग अलग लेवल पे तबके के लिए बार बार लॉकडाउन लगाना संभव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंप्लेसेंसी लाने की बजाय लोगों को ये बात समझनी होगी, अतुल जी, सीखना होगा, कोविड बिहेवियर ही अपनाना होगा। और इसके लिए जो आपने एक बात कही एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए अल्टीमेटली शायद हमें अनफोर्समेंट करनी पड़ेगी, शायद हमें 144 सीआरपीसी का सहारा दोबारा लेना पड़ेगा, एपिडेमिक एक्ट 188 सीआरपीसी को फिर करना पड़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो धाराएं हैं सेक्शन है 51 to 60 उनका फिर से इस्तेमाल करना। अनफोर्समेंट बहुत जरूरी है, यानी कड़ाई का इस्तेमाल लगता है कि हमें करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला सवाल है, आमतौर पर सोशल मीडिया पर चल रहा है। क्या कारण है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना नहीं जा रहा है? इसकी कोई डील हो गई है क्या कोरोना से? संभवतः मैं यही कहूंगा कि सभी लोग उस टाइम चुनाव में व्यस्त हैं, तो टेस्ट ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट जो है वो शायद पीछे छूट जाती है। चुनाव का जोश इतना भारी है कि पता नहीं चल रहा है कोरोना है या अंदर आ चुका है। हाँ, संभव, मैंने वही कहा कि संभवतः ये 3T पीछे छूट जाता है। ठीक है कर्नल साहब, कैंसर पेशेंट को लेके जब आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, और सबसे अच्छी चीज की एक ऐसी बीमारी जिसको हम लोग बचपन से सुनते जब चले आए, पढ़ाई लिखाई के दौर में चलते आए कि लाइलाज है, या कैंसर के कई स्वरूप ऐसे हैं जिनमें कुछ हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि आज के दौर में ट्रीटमेंट है, और लाइफस्टाइल चेंज अगर होगा या फिर सही तरीके का होगा तो हम इससे अपने आप में बच सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां जिसमें न चाहते हुए भी कोई व्यक्ति उससे ग्रसित हो जाता है। मेरे घर में भी एक उदाहरण है, और वहां मैंने ये महसूस किया कि वो महिला किसी भी तरह का सेवन, जो कि तंबाकू जिसका आपने जिक्र किया, शराब, इन चीजों का कतई सेवन बहुत दूर दूर तक नहीं है, एक इलायची तक में खाने वाली महिला, उनको भी अगर मुंह का कैंसर हो जाए तो इसको कैसे फिर माने कि नहीं हमारी लाइफस्टाइल सही रहेगी तभी ऐसा होगा? आधे से ज्यादा कैंसर मतलब कोई कारण नहीं होता है जी, हर एक में। कुछ में 5% यानी कि 5% से 10% तक कुछ जीन्स होती है हमारे, जो हमारी इनहेरिटेड होती है, वो एक कारण हो सकता है जी। दूसरा, जैसे आपने बताया मुंह का कैंसर, हो सकता है कि उनके दांत नोकीला हो जी, और दांत बार बार अपनी जीभ को या किसी को बार बार हर्ट कर रहे हैं, और उसके कारण कई सालों के बाद में कैंसर बनता है। ये भी एक कारण है। मुंह की सफाई, इन्फेक्शंस होते रहना, ये भी एक कारण है मुंह का कैंसर का। यानी कि जो क्लीनलीनेस ऑफ माउथ, डेंटल हाइजीन, ये सब कुछ जानना जरूरी है। जरूरी नहीं कि तंबाकू से ही हो। सो यानी कि हमारे कैंसर जो होते हैं लाइफस्टाइल से 60% होते हैं, बाकी जो 40% है वो
कुछ कारण इस तरह के चांसेस उसमें रहते इस तरह के होते हैं, कुछ में कारण पता भी नहीं होता है। कुछ में कारण भी नहीं पता होता है। पारस कैंसर सेंटर इसको लेकर किस तरीके की भविष्य की प्लानिंग कर रहा है? हरियाणा प्रदेश के लिए या अन्य प्रदेशों में भी आपका विस्तार? आपको एक चीज मैं आपके सवाल से हट करके जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी देर पहले स्टैटिस्टिक्स देख रहा था जी। इंडिया में जो कैंसर के इंसिडेंट्स हैं बहुत वेरी करता है, बहुत ज्यादा से लेके बहुत कम तक। जी। जो ये माना गया है कि जो प्रदेश हैं जो अनडेवलप्ड या रूरल है वहां पर कम होता है, अर्बन में ज्यादा होता है। हरियाणा स्टेट नंबर 3 है कैंसर इंसिडेंट्स में, नंबर 3। यस। केरला और इसके बाद में दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट हरियाणा है। यानी कि हरियाणा में कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो इसीलिए होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। जी। दूसरा आपने पूछा कि पारस क्या कर रहा है। जी। नंबर 1 हम लोग बहुत अच्छा सा कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। जी। डिजिटल करते हैं, सोशल मीडिया में करते हैं, प्रेस में करते हैं, मीडिया में करते हैं, जी, जी, जांच कर रहे हैं और हमारे छोटे छोटे ग्रुपों में जाके करते रहते हैं। हमारे मीडिया में आप देखेंगे तो हर तरह से कैंसर अवेयरनेस चल रहा है। जी। दूसरा हमारा ये मानना है कि हर कैंसर मरीज पारस हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे कारण। बिल्कुल। हम लोग उनके पास जा सकते हैं। हम लोग उनके पास जाके जो सेवाएं हम लोग वहां कर सकते हैं करेंगे। यानी इसीलिए हमने ये भी किया है कि रूरल क्लिनिक्स यानी कि सेमी अर्बन क्लिनिक्स भी किया है। कुछ दिन वहां जाके हम लोग करेंगे सब्सिडाइज या फ्री विजिट्स एंड उनको वहां पर हम लोग सेवा उपलब्ध कराएंगे जो वहां हो सकता है। जो नहीं हो सकता है तो हम लोग उनको शहर में। एक छोटा सा सवाल कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ेंगे। आपने कहा कि हरियाणा तीसरे नंबर पर है, यानी खतरे की घंटी है। क्या कारण है? क्योंकि आपने कहा कि एक 60% का ये चांस होता है, 40% में कुछ और कारण होते हैं और बहुत सारे में कारण पता नहीं होता है। हरियाणा अचानक से अगर ग्रोथ हो रही है कैंसर पेशेंट की, तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि कोई हिडन चीज नहीं है, कॉमन कोई एक पर्पस होगा या कॉमन कोई एक इशू होगा। ये इस पर आपको कुछ काम कर रहे हैं? मैं ये नहीं बताऊंगा कि अचानक हुआ है। हाँ। ये होते जा रहा है। ये अभी एक दिन का काम नहीं, जैसे कोरोना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं ये है। बढ़ता जा रहा है, ये धीरे बहुत धीरे। सालों से हो रहा है। स्टैटिस्टिक देखेंगे धीरे धीरे सब जगह बढ़ रहा है। गुड़गांव या हरियाणा एक बहुत अच्छा डेवलप्ड स्टेट है। जी। डेवलप्ड स्टेट है। जहाँ डेवलपमेंट ज्यादा होता है वहाँ कैंसर ज्यादा होता है। एक कारण है लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। जी। रूरल से लोग अर्बन में आ जाते हैं। टोबैको हैबिट्स, अल्कोहल हैबिट्स, ये पूरे लाइफस्टाइल बदली होता है। वो मुख्य कारण है। नंबर 1 कैंसर इंडिया में अभी है ब्रेस्ट कैंसर लेडीज में, और उसके बहुत सारे कारण हैं। किसी सेशन में हम अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं। लोगों को मैं जाते समय यही बताना चाहता हूँ कि लेडीज को, हर उम्र वालों को सतर्क रहना चाहिए। आप डॉक्टरों के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, इसके लिए वेट मत करें। खुद अपने आप को जांच कीजिए रोज या कम से कम महीने में एक बार कुछ टाइम निकाल के। 15 मिनट चाहिए होता है। बिल्कुल अपने बिल्कुल। दोनों ब्रेस्ट को, दोनों एक्जिला में, गर्दन में, सब जगह देखिए कि कोई परिवर्तन है पिछले से, नॉर्मल से अलग। अगर है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। ये इसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये हर मास करते रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो देखेंगे, नहीं तो कम। अभी जो आजकल देखते हैं लेडीज में जो बहुत बड़े बड़े गांठ लेके आते हैं, छोटे या बड़े, हर चीज, ये चीज बिल्कुल गलत है। ये होना ही नहीं चाहिए। इसको हम लोग रोक सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट वे ऑफ क्योर। और अर्ली डायग्नोसिस हम कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर खास और खुद से उसकी जांच कम से कम कर सकते हैं। कुछ भी अगर चेंजेस लगते हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। मतलब सतर्क रहें। बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर, बाकी कैंसर का बाद में बात करें। जी। सीएमओ साहब, आखिरी सवाल ही आपसे। अब यहां से सीएमओ क्या संदेश देना चाहते हैं गुड़गांव को? क्योंकि आप उन लोगों के टारगेट पे भी रहते हैं कि भाई सीएमओ साहब ने ये नहीं किया। आप खुद अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग खुद कोशिश ना करें और कोरोना से ग्रसित हो जाए तो उसके लिए भी सीएमओ साहब जिम्मेदार। ना केवल गुड़गांव के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए एक ही संदेश है। ढिलाई ना बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनना यानी कोविड बिहेवियर को अपनाएं, तभी संभव है कोविड को रोकना। और जैसा पहले हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया था, एक भी केस रहेगा तो कोविड बरकरार रहेगा या कोविड चलता रहेगा। और हम आपके साथ हैं। जहां आपने, जब हम केसेस जैसा जिक्र हमने किया था, 12 या 20 के करीब केसेस थे, तो उस वक्त हम टेस्टिंग शायद 2000 के आसपास कर रहे थे। अब आज अगर वापस 200 के करीब केस आए हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज 5000 से भी ज्यादा हमने RT-PCR टेस्ट किए हैं। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी हमारे पास अब अवेलेबल है। ओवर द टाइम एक्सपीरियंस में हमने सब सीखा है।
हमारी गुड़गांव की प्राइवेट और सरकारी सभी लैब्स को मिलाकर टेस्टिंग कैपेसिटी 30,000 से ज़्यादा की है जी। हमारे पास 3,000 से ज़्यादा बेड उपलब्ध हैं। आईसीयू में भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1,000 बेड अवेलेबल हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सब डेवलपमेंट है, लेकिन जैसा आपने कहा कि सिर्फ मैं, आप या सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक सामने की नहीं, जो क्योंकि जनता आपने है- बड़ा अच्छा किस्सा सुना है ना कि जो है एक महिला कहती थी कोरोना कुछ है ही नहीं और बाद में आप ही से कह रही थी कि नहीं, बेड देखिए, दिलवा दीजिए, कोरोना हो गया है। मैं बिल्कुल जिक्र करना चाहूँगा। मैं महिला का नाम तो नहीं बताऊँगा, वो बॉम्बे की रहने वाली थी और वो अक्सर उन्होंने हमें, जब हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और फेसबुक पे जब हम लाइव आते थे हर ट्यूसडे को, जब हम करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो तब उन्होंने फेसबुक पे कमेंट किया था कि कोविड जो है कुछ नहीं होता, सरकार ने ये कहा, या सीएमओ गुड़गांव ऐसे ही कोविड का नाम लेके वो कह रहे हैं। और विश्वास कीजिए, जब पीक नवंबर के बाद यानी दिवाली के बाद जब कोरोना अपने, जिसको कहूँ ना, भयावह रूप में था, बिल्कुल, तो एक extreme दिन पे। उनका फोन मुझे आया रात को कि सर मेदांता हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, क्या आप मेरी सिफारिश लगा सकते हैं? तो मैंने कहा मैडम, पहली बात तो ये मेदांता मेरा हॉस्पिटल नहीं है, आप सरकारी अस्पताल में आइए, बेड आपको मिल जाएगा। और दूसरा, अब तो आप मानिए कि कोविड कोई चीज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो इस मंच पर हमने चर्चा की कोरोना क्यों आया। आपको पता चल गया कोरोना क्यों आया, क्योंकि कोरोना कभी गया ही नहीं था, इसलिए कोरोना है, वो आया। अब आपको सतर्क रहना है। डॉक्टर साहब ने, सिमो साहब ने जैसा बताया, और कैंसर को लेकर डॉक्टर साहब ने जिस तरह की बातें रखी कि दोनों ही चीजों में, इस तरह की बीमारियों में सतर्कता, सावधानी आपको बरतनी है। सब सरकारें नहीं करती हैं। आप सरकार को चुन के सोचेंगे कि उसके बाद आपके मुंह में चम्मच से खाना भी सरकार खिलाए, तो ये सरकार का काम नहीं है, कुछ काम हमारा भी है। सोनल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए